आइए। तो बच्चों, मैंने आपको लास्ट टाइम डेंसिटी वाला जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट करा दिया था। अब जरा आओ, एक नेक्स्ट टॉपिक है हमारा फिजिक्स में। तो आप लोग चैप्टर नंबर 1 ही पे हो। बेसिकली ये चैप्टर 1 आपका ना बहुत एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है, बेस है पूरी फिजिक्स की। तो यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स इसका नाम है, ठीक है। इसे हमने इंशाल्लाह कोशिश करना है टिल 6 नवंबर से पहले एंड होगा। जी जी, कोई बात नहीं। इट्स नॉट नेसेसरी दैट आई डू ऑल्टरनेट डेज पे ही। समटाइम्स आई फॉर अ कंप्लीट वीक मैं सिर्फ फिजिक्स करता रहूंगा, कई दफा सिर्फ केमिस्ट्री, कई दफा सिर्फ मैथ्स। तो वो डिपेंड करता है, ठीक है। अब बच्चों एक चीज याद रखें, सुनो। हमारा नेक्स्ट टॉपिक था आफ्टर डेंसिटी। इट इज कॉल्ड इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ। असल में मैं ये टॉपिक इसलिए कर रहा हूँ कि जरा ये सबको इजीली अभी फिलहाल समझ में आएगा, बिकॉज पिछले से इतना लिंक नहीं है। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, जी एटीपी क्वेश्चन जो था वो ग्रैंड वाला वो कंप्लीट हो गया था उसका। हनीन, कैन यू टेक इट फ्रॉम सम फ्रेंड ऑफ योर्स, क्योंकि वो शीट्स मिक्स हो गई हैं मुझसे। रिकॉर्डिंग्स होंगी अवेलेबल, तो उससे भी आप देख सकते हैं। जी जी। तो वो न्यू प्रिकॉशन यही थी ना उसमें, कि पहले मास ढूंढें ड्राई पैलेट्स का, फिर उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ याद रखिए, इन आवर सिलेबस देयर आर बेसिकली 4 इंस्ट्रूमेंट्स, या 3 इंस्ट्रूमेंट्स फिलहाल के लिए हम याद रखते हैं। एक है पहला मीटर रूल, ठीक है। वन इज मीटर रूल, या इसी में हम मेजरिंग टेप इसको भी ले आएंगे। बताता हूँ ये कब यूज करेंगे, ये कब यूज करेंगे। दूसरी चीज इज कॉल्ड वर्नियर कैलिपर, ठीक है। एक होता है वर्नियर कैलिपर, एक होगा माइक्रोमीटर स्क्रू गेज, ठीक है। माइक्रोमीटर स्क्रू गेज। अच्छा हाँ, सॉरी, एक दो छोटे से सवाल रहते थे, मैं उन्हें ओरली डिस्कस कर लेता हूँ, सुनो। बच्चों एक बात बताओ, एक बड़ा अहम सवाल पूछता है वो। अगर आपके पास पिछले कहीं पेज पे जगह है, तो आप एक क्वेश्चन जरा वहां पे इस तरह का लिख लें। तो एक दो छोटे एफएक्यू, सॉरी, पिछले एक्सपेरिमेंट के बारे में मैं छोड़ आया था, जरा पहले वो करते हैं। सुने, सी आई लेफ्ट आउट 2 स्मॉल एफएक्यूज, जरा देखें। एक एफएक्यू ये था, उन्हीं पेलेट्स वाले एक्सपेरिमेंट पे पीछे जाओ जरा। ओए होए, अब जरा देखें। सी एक एफएक्यू ये था कि एक्सप्लेन व्हाई अ सिंगल pellet is not used to find the density अब देखिए ये सवाल आप लोग नहीं, हम ना प्रीवियस पेज पे कुछ भी नहीं लिखा हुआ, अभी छोड़ने। वो जो पेलेट्स वाला एक्सपेरिमेंट था ना, उसी के एक दो छोटे सवाल रहते थे, जरा वो कंप्लीट करते हैं, देन विल प्रोसीड। आप मुझे बताएं, आपने उस एक्सपेरिमेंट में 600 पेलेट्स को क्यों लिया? व्हाई नॉट वन सिंगल पेलेट? एक पेलेट को लेकर भी तो डेंसिटी ढूंढी जा सकती थी, लेकिन क्यों नहीं किया?
जी बिल्कुल जैन, बिल्कुल ठीक है। देखिए जवाब इसका ये है कि आप अगर उस एक पैलेट को, मुझे एक बात बताओ, देखिए ध्यान से सुनना। एक पैलेट का मास तो चलो शायद मास बैलेंस आपको बता देता, लेकिन मुझे एक बात बताएं, जब आप उस एक पैलेट का इधर एक पैलेट छोटा सा डालते, मुझे बताओ जब उसमें एक छोटा पैलेट डालते तो व्हाट डू यू थिंक, इस एक छोटे पैलेट को डालने से क्या ये राइज इन द लेवल ऑफ वाटर बहुत ज्यादा होता? एक पैलेट डालने से राइज इन द लेवल तो बहुत माइन्यूट सा राइज ना आता? क्या ख्याल है? नहीं, खाली ये कहना जरूर काफी नहीं होता कि रिजल्ट वोंट बी एक्यूरेट, ये कोई आंसर नहीं है। इस आंसर को नहीं मानता। आपने ये बताना है कि देखो उसने कहा कि हमने एक सिंगल पैलेट क्यों नहीं यूज किया डेंसिटी ढूंढने के लिए, तो इसलिए नहीं किया कि एक पैलेट डालते तो राइज इन द लिक्विड लेवल इतना माइन्यूट होता, इतना माइनर सा राइज इन द लेवल आता कि आपकी आंख उस राइज को डिटेक्ट कर ही ना सकती। इसीलिए हमने 600 पैलेट्स डाली ताकि राइज इन द लेवल ऑफ वाटर इतना कंसिडरेबल हो कि आए उसको डिटेक्ट कर सके, कि नहीं? तो समझ में आई बात अब? एक्सप्लेन व्हाई अ सिंगल पैलेट इज नॉट यूज्ड टू फाइंड द डेंसिटी। और जवाब लिखो, इफ वी यूज अ सिंगल पैलेट, इफ वी यूज अ सिंगल पैलेट, तो हम लिखेंगे राइज इन द लेवल ऑफ वाटर, rise in the level of water in the cylinder, rise in the level of water in the cylinder will not be considerable enough. Rise in the level of water in the cylinder will not be considerable enough to be detected. Rise in the level of water in the cylinder will not be considerable enough to be detected by the eye. So rise in the level of liquid will not be considerable enough to be detected by the eye. इसलिए हमने 600 पैलेट्स डाली ताकि एक अच्छा खासा राइज आए और हमारी आंख उसको डिटेक्ट कर सके, कि नहीं? जी आप कह रहे हो जी इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस में व्हाई कांट वी फाइंड द मास पर पैलेट? बिल्कुल ढूंढ सकते हैं। मास तो फिर ढूंढ लोगे, वॉल्यूम नहीं ढूंढ पाओगे, तो फिर डेंसिटी एक्यूरेट तो नहीं आएगी। मास तो फिर शायद वो रीड करके दे दे, ठीक है, बट वॉल्यूम का मसला है, इसलिए एक पैलेट यूज नहीं करना, वी हैव टू यूज मोर देन वन पैलेट्स। ये वर्डिंग समझ में आई? क्यों जी? हाँ जी, जी जी इंशाल्लाह, आई विल ट्राई जी। अच्छा बच्चों, तो ये तो एक एफएक्यू था
कि जी बताइए हमने क्यों एक पैलेट यूज नहीं की, ठीक है। अच्छा, अब दूसरा सवाल है, कहता है एक्सप्लेन व्हाई। उसी पैलेट्स एक्सपेरिमेंट से ये सारे एटीपी में क्वेश्चंस आ चुके हैं, ठीक है। कहता है एक्सप्लेन व्हाई वी वी शुड फाइंड द mass of the pellets. Explain why we should find the mass of the pellets first and then their volume. तो अब इस सवाल का बच्चों आप क्या जवाब देंगे कि हमें, अब देखो मैं टेस्ट में ना आपसे ये एफएक्यूज डायरेक्ट पूछूंगा, ये जितने एफएक्यूज हैं एक एक करके पूछूंगा, ठीक है, क्योंकि ये आपके फाइनल कैम्ब्रिज एग्जाम्स में आ चुके हैं ये सवाल, तो आपको जरा फ्रेज आउट करना, डिटेल में आना चाहिए। तो why should we get the mass of the pellets first and then their volume? तो इसकी अब देखो जवाब आपको पता, बट आपसे कई बार ना अंग्रेजी नहीं बनेगी उसकी, तो यही चीज सिखाऊंगा आपको साथ साथ। देखो अब अगर आप पहले जो है उसका वो निकाल लेते वॉल्यूम, तो पेलेट्स हो जाती वेट और फिर उसका मास एक्स्ट्रा आता, तो आपको उसने कहा व्हाई शुड वी फाइंड द मास ऑफ द पेलेट्स फर्स्ट एंड देन देयर वॉल्यूम। तो आप लिखो सो दैट वी गेट द mass of the dry pellets, so that we get the mass of the dry pellets. Otherwise, if we find the volume first, तो लिखो then the wet pellets will give a greater mass than their original. समझ आती है जी? तो हम इसलिए पहले मास निकालते हैं ताकि ड्राई पेलेट्स का मास निकले, वरना तो वेट पेलेट्स का मास जो है ओरिजिनल से ज्यादा आएगा। नहीं फंसी इसमें ना, अब आपने कैम्ब्रिज में अब आके ये नहीं करना कि जी वी शुड फाइंड द मास फर्स्ट देन द वॉल्यूम, बिकॉज उधर जगह बड़ी लिमिटेड है, तो टू द पॉइंट आंसर देना आपसे। तो अब से यू हैव टू फॉलो दिस स्टाइल, सो दैट, बिकॉज डायरेक्ट आप बिकॉज से सो दैट से कर सकते हो, अब वो स्टेम ऑफ द क्वेश्चन कॉपी करने की जरूरत नहीं है जी, बिकॉज से भी शुरू हो सकता है। तो फ्रॉम नाउ ऑन देयर इज नो नीड टू गिव द प्रीवियस क्वेश्चन का रिलेशन टू इट, अब आप सवाल पढ़ के समझ लो और आगे डायरेक्ट जवाब कि ऐसा क्यों किया, क्योंकि वहां स्पेस लिमिटेड है, टू द पॉइंट आंसरिंग करना। तो ये बच्चों बड़ा अहम आर्ट है पेपर अटेम्प्ट करना, ये हमें नहीं सिखाया जाता कहीं भी, तो ये मैंने आपके साथ अब करना है। असल में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के बाद, प्रैक्टिस के बाद आपको ये असल काम है कि आपको पास पेपर्स अटेम्प्ट करना सिखाए जाएं। जैसे आप लोग देख रहे हो ना आजकल मैं आपके सीनियर्स के साथ ईयरली पास पेपर्स बार बार डिस्कस कर रहा हूँ, पूरा पूरा वो एक साल का पूरा पर्चा थॉरो हम डिस्कस करते हैं, उससे पूरा कोर्स समझो रिवाइज होता है। तो ऐसे हम 8-10 पर्चे डिस्कस करते हैं हर सब्जेक्ट के, तो 8-10 दफा कोर्स कह लो रिवाइज हो रहा होता है। हाँ नहीं, बस आईजी वालों की इंग्लिश का हो चुका है, और आई थिंक अभी बाकी सब्जेक्ट्स के बस 19th से स्टार्ट हो जाएंगे उनके। तो ये बच्चों 2 सवाल थे, ठीक है, उसी डेंसिटी एक्सपेरिमेंट से रिलेटेड। जी सर मैं ये कह रहा था कि देखिए इस एक्सपेरिमेंट में यू शुड ऑलवेज फाइंड द मास ऑफ द पेलेट्स फर्स्ट, देन गो फॉर देयर वॉल्यूम। व्हाई? बिकॉज सी ड्राई पेलेट्स का मास ओरिजिनल मास होगा ना, अगर पहले कोई बच्चा वो सिलेंडर के मेथड से वॉल्यूम निकाल लेता है
तो वो जो वॉल्यूम पानी में डुबोएगा पेलेट्स और फिर निकाल के उनका मास नापेगा, तो आप समझ रहे हो ना कि फिर वो वेट पेलेट्स का जो वजन है वो ओरिजिनल से तो ज्यादा आ जाएगा, क्योंकि उनके साथ वो पानी के ड्रॉपलेट्स लगे होंगे। तो इसलिए इस तजुर्बे में ये बड़ा ख्याल करना है कि पहले ड्राई पेलेट्स का मास ढूंढना है। ठीक है, अच्छा बच्चों, मैं एक मिनट इसी पे आगे जाने से पहले एक आपके ना पास्ट पेपर्स में एक इस तरह का भी, अब ये ओरली सुनो, जरा अब एक मिनट सुनना। नाउ डोंट नीड टू राइट दिस। अब एक कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए हम बात सोचते हैं। तो मैं आपको कह रहा था ना कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी यहाँ पे हम बात करेंगे उसकी। जरा आपने मुझे अब एक और चीज का जवाब देना है, बल्कि थोड़ी देर के लिए ना सुनो, ये इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ हम थोड़ी देर के लिए रोकते हैं। मैं आपको इधर एक और डेंसिटी से रिलेटेड एक छोटा सा एक रिलेशन देना चाह रहा हूं, ताकि आपको ये समझ में आए कि हमने बात कैसे करनी है। कोई बात नहीं, आप इसको बेशक इसको आप रजिस्टर्स के एंड पे लिख दो। अगर आपका बीच में वो आपने लिख दिया ना इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, तो आप रजिस्टर्स के एंड पे लिख दो, कोई इशू नहीं। अब मैं आपसे बच्चों सिर्फ एक और ना एक और एफएक्यू मांगना चाह रहा हूं, ठीक है? अच्छा एक बात बताओ ओरली, कि किस तरह का इरेगुलर शेप का पत्थर है। ये लिखो मत, जस्ट गिव मी द फुल वर्डिंग्स, इस तरह से हम अगर खुद बनाना चाहें इसकी। जरा मुझे एक बात बताओ, एक स्टोन है, इरेगुलर शेप का स्टोन है, ठीक है? दिस इज अ स्मॉल स्टोन जो आपको ये गिवन है। आपका टास्क है कि यू हैव टू फाइंड इट्स डेंसिटी। मुझे एक बात बताएं, यू हैव टू फाइंड इट्स डेंसिटी, ठीक है? यू हैव टू फाइंड इट्स डेंसिटी। ओरली सुनना, सी सवाल यूं बदल सकता है, यू हैव टू फाइंड इट्स डेंसिटी। तो मुझे एक बात बताओ, डिस्क्राइब द एक्सपेरिमेंट, कि आप कैसे करोगे। पहले तो बताओ लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स इसमें क्या लगाओगे, बताइएगा। अब ये लिखो मत, सिर्फ ओरली सुन के समझो कि सवाल कैसे बदलता है। व्हाट इज द लिस्ट ऑफ ऑपरेटर्स दैट यू नीड फॉर दिस एक्सपेरिमेंट? जी, नंबर 1, एक आपको इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस चाहिए। डोंट राइट दिस, जस्ट वॉच। आपको मैं एक चीज बताना चाह रहा हूं, इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस, ठीक है? व्हाट इज द सेकंड थिंग यू नीड? यू नीड अ मेजरिंग सिलेंडर। लेकिन अब मुझे एक बात बताओ, डू यू नीड अ बीकर इन दिस? अब ये अकल की बात है, नहीं वाटर एपरेटस नहीं है। डू यू नीड अ बीकर फॉर दिस? इसमें बीकर नहीं चाहिए, ये तो एक पत्थर है सॉलिड। मास बैलेंस पे रखोगे तो ये तो नहीं रोड़ेगा इधर उधर। वो तो पेलेट्स थी ना छोटी छोटी, तो दे वर रोलिंग ओवर हियर एंड देयर। दैट इज व्हाई वी नीडेड अ बीकर टू कंटेन देम, क्या नहीं? बट इन दिस केस यू डोंट नीड एनी बीकर, ठीक है? तो एपरेटस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स को कहते हैं। थ्रेड भी एपरेटस नहीं है, बट चाहिए होगा धागा बांधने के लिए। अच्छा, अब ये तो लिस्ट ऑफ एपरेटस है। अब मुझे बताओ मेजरमेंट्स क्या लोगे? व्हाट शुड बी द मेजरमेंट्स दैट यू शुड टेक? अच्छा, अब डेंसिटी एक्सपेरिमेंट्स के ना ये चेकलिस्ट याद रख लेना। मेजरमेंट्स क्या क्या लेनी चाहिए? सबसे पहले तो इस स्टोन का डेंसिटी इज मास ओवर वॉल्यूम, राइट? तो मास तो मिलेगा किससे? तो अगेन बताओ, क्या पहले मैं इस पत्थर का वॉल्यूम ढूंढूं या मास? हमेशा डेंसिटी एक्सपेरिमेंट्स में पहले मास ढूंढना चाहिए, ड्राई चीज का, वरना गीला मास ज्यादा आएगा। जी, तो मास आपने ढूंढ लिया यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस। तो इधर तो कुछ m1 माइनस m2 या m2 माइनस m1 तो नहीं करना, डायरेक्ट उस पत्थर को उस मास बैलेंस पे रखना है और नीचे से रीडिंग नोट कर लेनी है। नहीं शामिर, व्हाई आर वी टेकिंग एम्प्टी मेजरिंग सिलेंडर का मास? नॉट नीडेड एट ऑल यार। देखिए, आप सिंपली उस इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस के ऊपर, देखिए उस इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस के ऊपर आप यहां से एक वो पत्थर रख दें, क्या ख्याल है? तो पत्थर जब रखोगे, तो मास बैलेंस पे जब हम पत्थर रखेंगे तो व्हाट डू यू थिंक? डायरेक्ट इधर से मास नहीं आ जाएगा? तो कुछ बीकर बीकर करने की जरूरत ही नहीं है।
तो मास यहां से निकाल लो और उसके बाद अब आप फिर वही मेजरिंग सिलेंडर लेके इसमें इनिशियली पहले आप एक नॉन वॉल्यूम V1 डालोगे, फिर उसमें वो पत्थर धागे से बांध के जेंटली इमर्स करोगे, तो जो लेवल में राइज आएगा उसको V2 कहोगे, टैप करके फिर उसकी रीडिंग नोट करोगे और V2 माइनस V1 करके उसका वॉल्यूम निकाल लोगे। अब अंग्रेजी खुद भी बना सकते हो उस स्टैंडर्ड क्वेश्चन को जहन में रखकर। पेलेट्स वाला सवाल इज लाइक अ स्टैंडर्ड फॉर यू, थोड़ा बहुत चेंजिंग्स आपने अब करनी है क्या नहीं? तो ये तो सिंपली वो आ गया और प्रिकॉशंस आपको पता है, वही वाली जो बताई हैं वही सारी लिखी हैं। अच्छा अब एक बात पे और आओ, तो सी स्टोन का भी ऐसे ही निकालते हैं। नाउ आर यू नोटिसिंग द स्लाइटेस्ट चेंजेस दैट आर अकरिंग कि इन दिस स्टोन वाला एक्सपेरिमेंट वी डू नॉट नीड अ बीकर टू कंटेन द स्टोन। डायरेक्ट स्टोन को रखो, मास रीडिंग ले लो और डायरेक्ट फिर इसको इमर्स करो, वॉल्यूम ले लो। प्रिकॉशन सब वही है क्या नहीं? नाउ कैन यू डिजाइन एन आंसर इफ आई आस्क यू पूरा ये? अब खुद भी कर सकते हो ना। सी दिस इज नाउ टेकिंग यू आउट ऑफ दैट स्पून फीडिंग। समझ रहे हो कि मैं आपको बिल्कुल स्क्रैच से सिखा के बेहतरीन सब कुछ करा के फिर उससे रिलेटेड चीजें बताया करूंगा। यार दिमाग लगाओ, ऐसे कैसे हो सकता है? जी राफे, इस सवाल पे हम आएंगे फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट्स की डेंसिटी का, ये लेटर बताऊंगा आपको। जी शायन, यू कुड हैव यूज्ड यूरेका कैन आल्सो, बट हैव यू नोटिस मैं यूरेका को इतना ज्यादा अक्सर लिफ्ट नहीं कराता। मेजरिंग सिलेंडर इज अ क्विक मेथड, तो कर सकते हो। बहरहाल यूरेका इज इक्वली करेक्ट। ठीक है, अब आइए जरा नेक्स्ट पे। अब सुनो, अब अगर एक और एफएक्यू ऐसे आता, सी जस्ट ओरली थिंक, जो मैं बता रहा हूं ना आपको, जरा आपका दिमाग थोड़ा सा हम खोल रहे हैं कि यार अगर आपको जिंदगी में कभी डेंसिटी, अच्छा डेंसिटी बाय द वे बड़ी जबरदस्त चीज है, पता है? आप इससे चीजों का खालिस और मिलावटी होने का अंदाजा लगा सकते हो। मैंने बताया था ना, जरा सुनो। अब फर्ज करो आपको ना वो कहता है जी कि एक ऐसा, ये कहता है जी ये गोल्ड बार है, ठीक है जी। सपोज एक गोल्ड का बार है, जैसे क्यूबॉइड शेप, बड़ा फिक्स जनाब, ये क्यूबॉइड शक्ल का। इस शेप को क्या कहते हैं? क्यूब कहते हैं या क्यूबॉइड? फंसी है, आपको पढ़ाएंगे, यूरिका कैन पढ़ाएंगे। दिस इज अ क्यूबॉइड। जरा एक बात बताओ बच्चों, ये क्यूबॉइड है। अच्छा अब इफ आई गिव यू दिस टास्क कि जी सपोज यू आर गिवन, मत लिखो, जस्ट ओरली वॉच इट। यू आर गिवन अ गोल्ड बार, ठीक है जी, एक सोने का सपोज क्यूबॉइड बार है, ठीक है। जैसे वो फिल्मों में हम देखते हैं ना, अक्सर खजाना मिलता है तो ऐसे बड़े बड़े गोल्ड बार होते हैं, ऐसे गोल्ड बार है। यू हैव टू फाइंड, देखिए अब यहां से, दिस इज व्हाट यू कॉल अ गुड साइंस स्टूडेंट, कि वो एक रेफरेंस तजुर्बा सीख के नेक्स्ट टाइम खुद दिमाग लगाए कि यार क्या करूं कि आसान तरीन एक्यूरेट तरीके से निकल आए। दिस इज व्हाट आई एम गोइंग टू ट्रेन यू फॉर, ठीक है, कि सोचना है एक रेफरेंस एक्सपेरिमेंट और उससे रिलेटेड फिर दिमाग खुद इंशाल्लाह देखिएगा आपका अच्छा चलेगा। कहते यू आर गिवन अ गोल्ड बार। और बच्चों अगेन आई रिपीट, जिनका मिस हुआ है वो बिल्कुल परेशान मत हो, एक बार आप सीखोगे आपको फिर उसके बाद मजा आएगा। यार ये तो बहुत इजी चीज है। सी जस्ट लाइक ऑल द मेजॉरिटी स्टूडेंट सिटिंग इन द क्लास, एकदम बेहतरीन, उनको समझ भी आ रहा होता है जवाब भी, क्योंकि वो स्टेप बाय स्टेप चलते रहे। ये रिकॉर्डिंग्स इंशाल्लाह सबके लिए अवेलेबल होंगी, ठीक है। आप लोग यूं कीजिएगा। वैसे एक बात बताओ, जस्ट एन एडवाइस, सजेशन ले रहा हूँ, मैंने बस इसको कंफर्म नहीं करवाया। खैर जी, अब सवाल ये था कि यू आर गिवन अ गोल्ड बार। मेरा सवाल आपसे ये बच्चों कि यू आर गिवन अ गोल्ड बार, यू हैव टू फाइंड इट्स डेंसिटी। मुझे एक बात बताइए कि आपने इसकी डेंसिटी, अब जो आप कहते थे ना कि डेली लाइफ में ये कैसे अप्लाई होता है, तो जरा वो मुझे बताओ। जरा बताइए, अब इस गोल्ड बार की डेंसिटी निकालनी है। एज यूजुअल सोचो, डेंसिटी इज ऑलवेज मास अपॉन वॉल्यूम। सबसे पहले तो जरा सुनना, सबसे पहले तो इस गोल्ड बार का मास ढूंढेंगे। कैसे? इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस पे इस बार को रखेंगे और इसका मास नाप लेंगे। बट अब एक अकल की बात है, आई नीड अ गुड आंसर एंड अ करेक्ट आंसर, सोच के बोलना, तुक्के मारी नहीं। जरा बताइए बच्चों, इस गोल्ड बार का वॉल्यूम निकालने के लिए मेजरिंग सिलेंडर वाला तरीका यूज करूं या यूरिका कैन यूज करूं या कोई और तरीका बताइए।
हाँ जी, गुड यार, माशाल्लाह, आई एम वेरी प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। आई एम रियली हैप्पी। आप मेजोरिटी लोग जो हैं इक्का दुक्का छोड़ के, जो थोड़ा सोच नहीं रहा, अभी नींद आ रही है शायद। सुनिए बच्चों, सिलेंडर वाला तरीका इस पे नहीं चलने वाला, ना यूरेका कैन, ये बार तो उसमें फिट ही नहीं होगा। क्या ख्याल है? तो ऐसा डिवाइस, सुनो, ऐसा देखो, ये तो इरेगुलर शेप्स के लिए हम सिलेंडर मेथड यूज करते हैं, इरेगुलर शेप्स के लिए सिलेंडर्स का मेथड यूज करते हैं, चाहे वो पैलेट्स हो चाहे वो इस तरह। लेकिन एक क्यूबॉइड है, आप यार सीधा सीधा एक मीटर रूल से इसकी नाप लें लेंथ। क्या ख्याल है? जिसकी कोई फिक्स लेंथ ब्रेथ हाइट हो, ये तो रेगुलर शेप है। क्या ख्याल है? इसकी लेंथ नाप लें, इसकी ब्रेथ नाप लें और इसकी हाइट नाप लें। अभी इंशाल्लाह जब एकेडमी शुरू होगी ना, तो मैं आपको प्रोजेक्ट दिया करूंगा कि यार घर में जाओ, एक ईंट उठाओ, वैसे एक मास बैलेंस खरीद लेना अपने लिए, मिल जाता है 1000-1200 रुपए का, वो जो नहीं जिसमें वजन नापते हो, 700-800 का ये मिल जाता है मिनीसो से, वो रखो। वैसे छोटे छोटे इंस्ट्रूमेंट्स ना रखा करें, मजा आएगा आपको, थोड़ा साइंस की बेसिक्स का पता लग के। अच्छा, तो इसकी लेंथ ब्रेथ और इसकी हाइट नाप लें। मुझे बताओ, जब लेंथ ब्रेथ हाइट नाप लोगे, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच लगा के, क्या इसका वॉल्यूम नहीं निकल आएगा? तो यार तो सूखा सूखा काम है भाई, कोई गीला नहीं करना किसी को। क्या ख्याल है? हाँ जी। तो दिस इज समथिंग वेरी नाइस दैट यू पीपल थिंक। मैं इसलिए पता बड़ा एंजॉय कर रहा हूँ आप लोगों के साथ पढ़ा के, कि आप दिमाग बड़ा अच्छा यूज करते हो। अच्छा, अब एक बात और बताइए, तो मैथ्स तो निकल आएगा मैथ्स बैलेंस से, सीधा सीधा ये पूरा जो ईंट सी है गोल्ड की, उस पर रख दो, मैथ्स नाप लो, और वॉल्यूम, लेंथ नाप लो, ब्रेथ नाप लो, हाइट नाप लो, और फिर उसको यूजिंग द फॉर्मूला L इंटू बी इंटू एच। अब इसको अंग्रेजी में कैसे लिखेंगे पता है? ओरली सुन लो जरा, तो आपको जवाब क्रिएट करना आ जाएगा। तो जी, सबसे पहले वी विल मेजर द मास ऑफ द गोल्ड बार यूजिंग इलेक्ट्रॉनिक मास बैलेंस एंड रिकॉर्ड इट्स मास। सुनना। और उसके बाद हम कहेंगे कि जी वी विल मेजर द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ दिस गोल्ड बार यूजिंग अ मीटर रूल। ठीक। और उसके बाद यूजिंग द फॉर्मूला वॉल्यूम इक्वल टू L इंटू बी इंटू एच, वी विल गेट द वॉल्यूम ऑफ द बार, and then using the formula density equals to mass by volume, we will get the density. अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, एक आखिरी चीज आज की जरा देखते हैं, फिर इसके इंस्ट्रूमेंट्स फॉर मेजरिंग लेंथ नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। अब सी, दिस इज प्रोडक्टिव लर्निंग। समझ में आ रहा है ना कि किस सिचुएशन में क्या आसान रास्ता है? अच्छा, अब बताओ, फर्ज करो मैं आपको बच्चों यूं करके एक एक ग्लास में, दिस इज अ ग्लास ऑफ मिल्क। मैंने आपको कहा था ना, आप चीजों का खालिस ना खालिस होना चेक कर सकते हो। सुनना, ओरली सुनो, ये बड़े इंटरेस्टिंग पार्ट शुरू होने वाला है। सपोज एक ग्लास दूध है या शहद है, सपोज ये ग्लास ऑफ मिल्क है या हनी है। लोग कहते हैं ना यार शहद खालिस चाहिए मुझे, वो जी ये शहद खालिस है कि नहीं, सुनते रहते हो ना। तो शहद बहुत 2 नंबर मिलता है मार्केट में, दूध भी जो है जनाब बड़ा खराब और गंदा वाला मिलता है। तो कैसे मालूम किया जाए कि हमारे घर में जो दूध आ रहा है वो खालिस है कि नहीं है? कोई आइडिया है किसी को? अब इधर आपको थोड़ी सी ना इंटरनेट की और इसकी हेल्प लेनी पड़ेगी कि सुनना, नहीं नहीं, वो तो खैर अलग भी तरीके हैं, बॉइलिंग वॉइलिंग और ये वो सब। डेंसिटी से भी मालूम किया जा सकता है कि ये चीज खालिस है कि नहीं। अब देखो, अगर एक आप ग्लास ऑफ मिल्क या हनी को, जो दूध आपके घर आ रहा है या जो शहद घर में आया है, इफ यू वांट टू चेक ये खालिस है कि नहीं, तो आप सबसे पहले तो जाके ना गूगल पे चेक करें कि व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ प्योर मिल्क। यानी देखिए, ये जो खालिस मिल्क है उसकी डेंसिटी कितनी होनी चाहिए। तो अब यू डोंट नीड टू लर्न इट, ये ग्राम्स पर सीएम क्यूब या केजी पर मीटर क्यूब में दी होगी, ठीक है? तो प्योर मिल्क की गूगल से डेंसिटी चेक कर लो। आई थिंक 1.1 ग्राम पर सीएम क्यूब समथिंग इतनी होती है। खैर वो तो मिल जाएगी। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले, क्या आप ग्लास ऑफ मिल्क की डेंसिटी निकाल सकते हो एज अ साइंस स्टूडेंट? बोलो कैसे निकालोगे? अब बताओ इसमें क्या मेजरमेंट्स लोगे? जी, डेंसिटी ऑफ प्योर मिल्क की सभी ने भेज दी हमें, 1.026 ग्राम्स पर सीएम क्यूब है। ठीक। अब एक मिनट रुको,
अब देखो इसको कहते हैं साइंस पढ़ के डेली लाइफ में फायदा उठाना, अप्लाई करना। जी अच्छा, ये केजी पर मीटर क्यूब है 1.02। सभी बताना जरा, ये केजी या ग्राम्स में था? पारुल जी गूगल से आप वैल्यू चेक कर लें, ठीक है, इन ग्राम्स पर सीएम क्यूब चेक कर लो। हाँ चलो, ग्राम्स पर सीएम क्यूब है। तो अब लॉजिक समझ आई। अब क्या करेंगे, सुनो, इधर आपको बच्चों सबसे पहले मास ऑफ, एक मिनट ओरली सुनो, मास ऑफ एम्प्टी ग्लास पहले मेजर करना पड़ेगा, क्या नहीं? समझ रहे हो ना? इधर तो फिर अब अकल आ रही है ना। मास ऑफ एम्प्टी ग्लास हम यूज करेंगे M1। अब उसमें मास ऑफ मिल्क प्लस ग्लास दोनों मेजर करोगे, ठीक है, M2। तो अब मास ऑफ मिल्क ओनली कितना आएगा? तो जितना भी मिल्क सैंपल दिया हुआ है, मास ऑफ मिल्क ओनली M2 माइनस M1 से निकल आएगा। ओरली सुनो, दिमाग चलाओ, बिल्कुल ठीक है। तो ये तो मास निकल आया उस दूध का या हनी का जो चेक कर रहे हो। अब क्या करना है, अब इधर क्या वो सिलेंडर में वाटर डालूं और फिर ये मिल्क डालूं, कुछ ऐसा होगा? सी इट्स कॉमन सेंस। भैया पानी में दूध डाल दिया, वो तो मिलावट ही चेक कर रहे हो और ऊपर से और मिलावट हो रही है, क्या ख्याल है? ये तो बेईमानी हो रही है। तो व्हाट शुड वी डू? इधर बच्चों आपको एम्प्टी सिलेंडर लेना पड़ेगा। देखो यहां पे तो सीधा सीधा, अब देखो ना, थोड़ी अकल की बात है, बिल्कुल सही है जोहर, वेरी नाइस। एम्प्टी सिलेंडर लेंगे और डायरेक्ट इसमें दूध डालेंगे यार। वो जो मास नापा है दूध का, वो दूध सारा इसमें ट्रांसफर कर दो और इस दूध का यहां से डायरेक्ट ले लीजिए क्या, वॉल्यूम। इसमें तो कोई V2 माइनस V1 नहीं, ठीक है? हाँ जी, जबरदस्त। तो आप चेक करो वॉल्यूम डायरेक्ट इधर से, तो मास निकल आया इधर से, वॉल्यूम निकल आया इधर से, और निकालिए डेंसिटी। और कल पकड़िए अपने गवाले को जो आपके घर दूध दे रहा है, ठीक है? आप इवन ये घर में जो ऑल्पर्स आता है इसको चेक कर सकते हो। थोड़ा बेसिक बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स ना मार्केट से मिल जाते हैं। सिलेंडर 30 40 50 रुपए का, 100 रुपए का होता है, ठीक है जी। और ये इंस्ट्रूमेंट्स मैच बैलेंसेस भी मिल जाते हैं। छोटे छोटे डिवाइसेस जरा इकट्ठे करते रहो, जाते हो ना शॉपिंग पे, तो हल्की फुल्की ये जो साइंसी चीजें हैं, ये बैटरी हो गई, थोड़े बहुत सर्किट्स के लिए, थोड़ा छोटे छोटे टॉय लैंप्स वगैरह, ये वो बड़ा जबरदस्त, इससे बंदे का साइंस के अंदर दिमाग खुलता है। हाँ बिल्कुल। तो कल से जनाब आपके दूध वाले की सख्ती है, अगर तो डेंसिटी मिसमैच कर गई इससे, यानी देखो अच्छा थोड़ा बहुत फर्क हुआ तो माफ कर देना यार उसको, एवं नहीं बेचारे को हल्का सा 1 डेसिमल का फर्क आए तो आपको जी बंदा ही ठीक नहीं है, ठीक है जी। मकसद कहने का ये है कि अगर थोड़ा बहुत डिफरेंस आए, जैसे देखो 1.026 अगर एक्चुअल प्योरेस्ट मिल्क की ये डेंसिटी है ग्राम्स पर सीएम क्यूब में, तो आपका जब आप डेंसिटी इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम लगाओगे, तो आपका आंसर अगर इसके करीब करीब है, यानी 1.025 आ जाता है, 1.024 आ जाता है, 1.02 तक भी एक्यूरेट है, ठीक है, तो समझ लो कि वो ठीक दूध दे रहा है आपको। क्यों जी? तो इस तरह जो साइंस सीखते हो ना भैया, इसको लगाओ भी, अप्लाई करो, ये फिर मजा आता है पढ़ने का साइंस को।